वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड 10 का फर्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन आपका फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपके 10th बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसके न्यूमेरिकल्स और थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या आता है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले व्हाट इज़ ग्रेविटेशन देखने वाले, उसके बाद व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स देखने वाले, उसके बाद केपलर्स लॉ देखने वाले, फिर हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखने वाले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखने वाले, उसमें फ्री फॉल और एस्केप वेलोसिटी सब देखने वाले। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट 3 पॉइंट्स लेने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे बुक में जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन दिए हैं वो क्या दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो हमें पूछा गया है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स देते हैं तो उसके इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहला इफेक्ट होगा कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स देते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज होता है। वो कैसे हो सकता है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक रबर बॉल है, उसको हम प्रेस करेंगे तो उसका क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा। ये उसका शेप किसके वजह से चेंज होगा, ड्यू टू फोर्स। उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, इसके वजह से उसका क्या हुआ, शेप चेंज हो गया और उसका साइज भी चेंज हो गया। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, शेप और साइज चेंज। अब सेकंड क्या बोल सकते हैं, कोई भी रेस्ट में एक ऑब्जेक्ट है उसको मूविंग ऑब्जेक्ट बना सकता है। क्या बना सकता है, ड्यू टू फोर्स। ड्यू टू फोर्स एक रेस्ट पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट है उसको मूविंग ऑब्जेक्ट बन सकता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते, हम फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल खेलते समय एक ऐसा फुटबॉल अभी रेस्ट पोजीशन पे हमने उसे किक मारा तो वो क्या करेगा, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा वेरी फास्टली। तो उसका मतलब क्या है, वो रेस्ट में था पहले बॉल और फिर हमारे फोर्स लगाने की वजह से वो मूविंग में गया। ठीक है, और थर्ड हम इफेक्ट बोल सकते हैं कि ऐसा भी रह सकता है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है उसे रेस्ट में भी कन्वर्ट होता है ड्यू टू फोर्स। तो एग्जाम्पल हम लेंगे, हम कार में चल रहे हैं और हमारे सामने कोई चीज़ आती है तो हम डायरेक्टली ब्रेक लगाते हैं, तब कार क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ क्या होता है, हम ब्रेक लगाते हैं मतलब क्या, हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ड्यू टू फोर्स क्या हो रहा है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और रेस्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है। और एक इफेक्ट हो सकता है कि उसका डायरेक्शन आल्सो चेंज हो सकता है उस ऑब्जेक्ट का। तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, मान लीजिए हम क्रिकेट खेलते समय बॉलर ने बॉल डाला, तब बैट्समैन क्या करता है, उसे जहाँ चाहे वहाँ वो बॉल को खेल सकता है। मतलब वो क्या करता है, बैट से उसका बॉल का डायरेक्शन उसका चेंज कर सकता है। तो हमें इससे पता चलता है इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या रहेगी, एक तो शेप और साइज चेंज होगी, नहीं तो रेस्ट एक ऑब्जेक्ट है उसको मूविंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, नहीं तो मूविंग ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका रेस्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, नहीं तो फोर्थ बोल सकते कि उसका डायरेक्शन आल्सो चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी हमारे बुक में सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा है व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्स आर यू फैमिलियर विथ। तो हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे फोर्स के टाइप्स देखे हैं। तो फोर्स में रहते कुछ कॉन्टैक्ट रहते, कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब क्या, पुश और पुल। मतलब कि उस फोर्स कैसे अप्लाई होता है, उसे पुश या पुल जब तक नहीं करते तब तक वो फोर्स वो अप्लाई नहीं होता। कौन से भी बोल सकते हैं, मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। और दूसरा एक टाइप रहता है, वो रहता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या, एक्शन एट अ डिस्टेंस। मतलब उधर हम अप्लाई कुछ नहीं करते, वो इमेजिनरी रहते हैं वो फोर्स। जो हम पुश और पुल उधर कुछ नहीं करते, हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं रहते। वो कैसे फोर्स रहते हैं, बोल सकते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें पता है क्या रहता है, सिंपल। जो अभी इस चैप्टर में हम देखने वाले, क्या एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री। तो कौन सी भी चीज़
ऊपर से नीचे आती है, ये एग्जांपल हो सकता है। अर्थ को अट्रैक्ट करती है बोल सकते हैं। और नॉन कांटेक्ट में और एक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स में क्या रहता है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स रहता है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या रहता है, और रिपेल भी होते हैं दो पोल्स, और दो पोल्स अट्रैक्ट भी होते रहते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स कैसे रहता है, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो बहुत सारे आपने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स देखे है, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम यूनिवर्सल फोर्स भी बोलते हैं। तो यूनिवर्सल फोर्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो फोर्स है बस इट डज नॉट अप्लाई ओनली ऑन अर्थ बट इट ऑल्सो ऑन यूनिवर्स ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट। तो ये जो फोर्स है ये बस हमारे अर्थ पे ये अप्लाई नहीं होता, बल्कि वो पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट में हो सकता है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट का मास रहेगा तो वो उसमें वो अप्लाई होता है, ठीक है। ये हमें पता है ग्रेविटेशन, ये बुक में हमें दिया है, ठीक है। अभी हम देखते हैं एक्चुअल ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन जो हमारे बुक में दिया है। तो ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन डिस्कवर्ड किसने किया है ये सबको पता है, डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। तो आपको सबको ये एग्जाम्पल सबको पता होगा कि न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, तो तब क्या होता है, एप्पल फॉल्स फ्रॉम ट्री टू द ग्राउंड। तो एप्पल क्या रहता है, एप्पल ट्री पे रहता है और वो फॉल होता है और ग्राउंड पे गिरता है। तो न्यूटन को एक क्वेश्चन पड़ता है कि ये एप्पल नीचे गिरा लेकिन वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्यों गिरा, ऊपर फिर वापस क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। तो क्वेश्चन पड़ता है उसको, और वो सीधा क्यों आया, इंक्लाइन क्यों नहीं हुआ, ये भी क्वेश्चन पड़ता है। तो वो न्यूटन अभी उस पर स्टडी करता है, उसके बाद वो कंक्लूजन में पहुंचता है कि अर्थ मस्ट हैव अट्रैक्टिंग थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ के पास कुछ तो ऐसी थिंग रहेगी जो कौन सा भी ऑब्जेक्ट रहे वो आप हमारे पास खींच लेती है, अर्थ आपके पास खींच लेती है, ठीक है। अभी ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो रहेगा वो कभी भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ रहता है। कभी भी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो एप्पल का फोर्स जो था, वो एप्पल जो ऊपर से गिर रहा था उसका फोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, एप्पल का जो फोर्स रहेगा वो कभी भी सेंटर ऑफ अर्थ रहेगा, ठीक है। जो हमारे डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है कि हमें जो एप्पल है वो कहाँ जा रहा है, वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ को अर्थ उसे खींच रही है, ठीक है, एप्पल। तो इससे क्या दिख रहा है कि एप्पल की पोजीशन है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अर्थ है। जो एप्पल की पोजीशन जो हो रही है तो वो क्या हो रही है, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अर्थ है। तो अभी फिगर में हमें ये भी दिख रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बस ऊपर फिगर में आपको दिख रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ और मून में भी दिख रहा है। तो अभी आपको लगा होगा कि ये अर्थ और मून में भी रह सकता है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, तो रह सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके बाद एक कंसेप्ट देखने के बाद न्यूटन को ये लगा कि जो ये फोर्स लग रहा है एप्पल और अर्थ के बीच में, अगर एप्पल के डिफरेंट हाइट्स में रहेगी, कोई एप्पल नीचे रहेगा, कोई एप्पल ऊपर रहेगा, उससे भी ऊपर रहेगा, तो उसका अप्लाई होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जरूर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। उससे भी टॉलर कोई ट्री रहेगा, एप्पल से भी टॉलर ट्री कोई रहेगा, कोकोनट वगैरह, तो उसको अप्लाई होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जरूर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। और उसके भी दूर जाएंगे, मान लीजिए मून के साथ मून और अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा क्या, जरूर होगा। और उससे भी आगे जाएंगे प्लैनेट्स और सन जो रहेगा, तो उस प्लैनेट्स एंड सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा क्या, तो जरूर इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें एक
हमें हमारे बुक में नेक्स्ट बिट दिया है फोर्स एंड मोशन। तो फोर्स क्या रहता है? फोर्स इज वेरी नेसेसरी टू चेंज स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका स्पीड चेंज करना है या उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना है, तो फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब तक हम उस चीज़ को फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, जब तक उस चीज़ को हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज नहीं होगा। तो फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारी बुक में एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आपको पता ही है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में देखा है, लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। तो उसमें आपको डिटेल में पता ही हो, 9th स्टैंडर्ड में सब देखा है। बस मैं एक बार रिवाइज करके एक स्टेटमेंट बताता हूँ बस उसके। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई भी बॉडी रहेगी वो रेस्ट में है तो रिमेन्स रेस्ट में रहती है, बॉडी कौन सी भी मोशन में रहेगी तो मोशन में रहेगी, लेकिन कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको अप्लाई नहीं होता। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? थिंग्स कैन स्टार्ट, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन बाय देमसेल्फ। कौन सी भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी कि अपने आप स्टार्ट होगी, अपने आप स्टॉप होगी और अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। जब तक उसको फोर्स नहीं अप्लाई होता तब तक वो चेंज नहीं होती, एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता तब तक वो चेंज नहीं होते। इसी लॉ को हम क्या बोलते? लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते इसे, ठीक है। सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ तो हमें पता है, वो फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फेमस लॉ है, हमें को पता है। तो लॉ का स्टेटमेंट क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन। तो कौन सा भी फोर्स एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? उसका मास रहेगा। मास मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मास का रहेगा, और इंटू क्या रहेगा? उसका एक्सेलरेशन। हमें पता है F इज इक्वल टू यम इंटू यम इंटू ए, हमें फार्मूला पता है। और थर्ड लॉ क्या है? सबको पता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हमने इसका एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं? हमने बॉल दीवार पर मार दिया तो वो क्या होगा? जितनी ताकत से हमने उसको मारा है उतनी फोर्स से वो क्या वापस आ जाएगा। तो ये सिंपल एग्जांपल न्यूटन्स थर्ड लॉ का है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, हमें सेकंड पेज पे हमारे क्या दिया है। सेकंड पेज में हमें इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट का दिया है। तो न्यूटन साइंटिस्ट के बारे में कुछ बताया है। तो न्यूटन का काम तो आपको पता ही होगा, उसने सबसे इम्पोर्टेंट न्यूटन F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ये इक्वेशन दिया है। उसके बाद न्यूटन ने मोशन लॉज फाइंड किए हैं, मोशन इक्वेशंस फाइंड किए हैं, फिर उसके बाद उसने थियरी ऑफ ग्रेविटी किया है। तो वो सभी उसने क्या प्रिंसिपिया ये बुक में लिखा है। तो न्यूटन से पहले केपलर नाम का एक साइंटिस्ट था। तो केपलर ने क्या किया है? 3 लॉज दिए हैं। किसके बारे में दिए? 3 लॉज प्लैनेटरी मोशन की डिस्क्राइब करने के लिए उसने 3 लॉज दिए हैं। तो वो लॉ देते समय उसने लॉ तो एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन करके उसने लॉ बताए थे, लेकिन उसने ये रीजन नहीं बताया कि ये प्लैनेट्स क्यों मूव होते, इसी तरह क्यों मूव होते, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दिया। तो न्यूटन ने उस पे स्टडी करके अपना थियरी ऑफ ग्रेविटी एक कंसेप्ट यूज करके उसको मॉडलाइज किया है और आपको बताया है। तो न्यूटन ने बहुत सारे फॉर्म में इंस्टीट्यूट में काम किया है। उसने लाइट में काम किया है, हीट में भी बहुत बड़ा योगदान है, साउंड में उसने बताया, और मैथमेटिक्स में भी उसका बड़ा योगदान है। मैथमेटिक्स में उसने एक न्यू ब्रांच खोली है, कैलकुलस उसने स्टार्ट की है। और न्यूटन एक फर्स्ट साइंटिस्ट है, उसने क्या किया है? टू कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। उसने फर्स्ट साइंटिस्ट है जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप तैयार किया है उसने, ठीक है। तो ये तो बस जनरल नॉलेज है जो आपको न्यूटन के बारे में पता होनी चाहिए। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सर्कुलर मोशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में। सर्कुलर मोशन को क्या बोल सकते हैं? एनी ऑब्जेक्ट रोटेट इन सर्कुलर शेप इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन।
कौन सा भी ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर शेप में घूम रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। सिंपल है, ठीक है। देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये ऊपर सर्कुलर मोशन में सर्कल है तो सर्कुलर मोशन है। तो अभी देखते हैं मेन पॉइंट हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमें क्या करना है, एक वन स्टोन लेना है और वो वन स्टोन क्या करना है, टाई विथ थ्रेड करना है, रस्सी के साथ उसमें बांधना है। तो क्या होगा, वो उसको एक मोशन में हमें घुमाना है। तो जब हम उसको मोशन में घुमाएंगे इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन अ सर्कुलर मोशन। वो क्या होगा, एक सर्कुलर मोशन में घूमेगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, आपको दिख रहा है डायग्राम ए में सर्कुलर मोशन में वो घूम रहा है। लेकिन वो सर्कुलर मोशन में क्या, विथ एक फिक्स रेडियस से घूम रहा है। वहां दिख रहा है आप ये डायग्राम में वो फिक्स रेडियस से घूम रहा है। तो अभी वो फोर्स जो आपको दिख रहा है, जो स्टोन टाई किया है थ्रेड को, जो फोर्स उस पर अप्लाइड हो रहा है वो क्या है कर रहा है, अपनी तरफ क्या कर रहा है, फोर्स को अप्लाई कर रहा है। तो फोर्स अप्लाइंग इंटरनली। तो आपको दिख रहा है डायग्राम ए में जो रेडियस जो दिख रही है तो वो क्या हो रहा है, इंटरनली ग्रीन में दिख रहा होगा आपको जो एरो, तो वो क्या हो रहा है, जो सेंटर की तरफ खींच रहा है आपको फोर्स को। तो उसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, उसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन इन फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है। तो वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है क्योंकि हम उस सर्कल की तरफ खींच रहा है। तो एक सर्कल की तरफ खींच रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज सेंटर सीकिंग फोर्स। तो सेंटर की तरफ घूम रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, सेंटर सीकिंग फोर्स। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहेगा, आपको क्या सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे बता सकते हैं आप, कोई भी फोर्स जो रहेगा जो सेंटर को खींच रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट को सेंटर को खींच रहा है उसे बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल। तो उसे क्या बोलते हैं हम, सर्कुलर मोशन, एंड इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ है, तो उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम सेंटर सीकिंग है, उसे क्या बोलते हैं, सेंटर सीकिंग है। उसका मतलब ही क्या है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ट्राई टू गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। वो सेंटर ऑफ सर्कल के वहां क्यों जा रहा है, ड्यू टू फोर्स, ठीक है। ये था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अभी अगर हमने वो रस्सी जो हम घुमा रहे हमने वो रिलीज कर दी, तो जब हम उसको रिलीज करेंगे, जो हमें सेकंड डायग्राम में दिख रहा है, जो उस एक फर्स्ट बी डायग्राम में आपको दिख रहा है, हमने जिस जगह हमने उसे छोड़ा उसी जगह से वो वहां से फेंकी जाएगी, मतलब वहां से वो टेंजेंट हो जाएगी। जहां हमने रिलीज किया है, जिस पॉइंट पे हमने रिलीज किया है वह टेंजेंट हो जाएगी। अगर वो थोड़ा आगे जाके हमने छोड़ दिया तो वहीं से टेंजेंट हो जाएगी। तो जहां हमने उस स्ट्रिंग को रिलीज किया तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में वही रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन आप ग्रेविटेशन के साथ क्या है, देखिए अभी बी डायग्राम में देखिए, जहां हमें वो गर्ल दिख रही है, मान लीजिए वहां एक अर्थ है, और जो हमारा पॉइंट जो दिख रहा है लास्ट में सर्कुलर में, वहां मान लीजिए मून है। तो क्या हो रहा है, यहाँ अर्थ क्या कर रहा है, मून को यहाँ खींच रहा है। अर्थ मून को खींचता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो मून कभी भी, अर्थ तो सेंटर में है, तो मून क्या करेगा, सेंटर ऑफ अर्थ की जगह जाने की कोशिश करेगा उस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो अर्थ और मून के बीच में जो लाइन दिख रही है उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन अर्थ एंड क्या, मून। तो इस एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं, ये गर्ल है, गर्ल का हैंड एंड जो स्टोन दिख रहा है, स्टोन के बीच में जो स्ट्रिंग है उसे क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इन, वही सेम यहाँ स्ट्रिंग बोलते हैं, तो वहां क्या बोलेंगे, अर्थ और मून के बीच में जो रहेगा उसे बाइंडिंग एनर्जी। वही अभी क्या हो रहा है,
मून क्या एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा है और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन ड्यू टू हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी ये क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली स्ट्रेट नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी इट गोज ऑन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्यों जा रहा है? बाइंडिंग एनर्जी है ड्यू किसके बीच? अर्थ और मून के बीच, और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ एक्ट हो रहा है। तो ये सब सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन आपको ग्रेविटेशन के साथ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी। इसके बाद है हमारा केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ को आप केपलर्स लॉ किसने केपलर्स का हमें देखना है कि केपलर्स लॉ किसके लिए यूज होता है, किसका लॉ है ये? प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी जो रहते हैं प्लैनेटरी मोशन के लिए ये लॉ है। तो केपलर्स एक साइंटिस्ट था जिसने ऑब्जर्वेशन किया कि प्लैनेट के ऑब्जर्वेशन करके उसने कुछ लॉ बनाए हैं, ठीक है। तो वो लॉ में हम देखने वाले हैं कि टोटल उसने थ्री लॉज बनाए हैं। उस 3 लॉज में से उस लॉज में हमें यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है? एक इलिप्स नाम का एक यूज हो रहा है जो हमारे मैथ्स में रहता है, ठीक है। तो उसके पहले हम देखते कि केपलर्स लॉ की पहले क्या था कि पहले जो ओल्ड एज में था कि ह्यूमन क्या करते थे, जो प्लैनेट्स रहते थे वो ऑब्जर्व करते थे, बाय आई करते थे, मतलब अपने नेकेड आइज से वो देखते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे बिफोर गैलीलियो। लेकिन 16th सेंचुरी तक जो डेटा उसे सब एक्यूरेट उसे पता नहीं था, लेकिन 16th सेंचुरी के बाद जो भी डेटा था उस प्लैनेट पोजीशन, उसके मोशन, वो सभी स्टडी करके केपलर ने क्या किया? 3 लॉज बनाए, ठीक है। तो केपलर्स लॉ में हम देखते पहले इलिप्स का बहुत यूज होता है। तो इलिप्स क्या रहता है? एक वन टाइप ऑफ सर्कल रहता है, तो वो सर्कल का एक टाइप रहता है, वो एक शेप में रहता है। हम एक करता है ना, एक शेप में रहता है। तो इलिप्स कैसे बोल सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक कोन है, कोन को अगर हम ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन में अगर हम उसे काट लेंगे तो वो क्या होगा? एक सर्कल फॉर्म होगा। स्ट्रेट लाइन में काट लेंगे तो वो क्या होगा? सर्कल फॉर्म होगा। मान लीजिए उसी कोन को हमने इंक्लाइन में किया तो क्या होगा? यहाँ देखिए, इस डायग्राम में देखा है, ये स्ट्रेट किया है तो ये सर्कल तैयार हुआ है। जब हम उसे इंक्लाइन में करेंगे तब उसका क्या होगा? एक वन टाइप ऑफ सर्कल होगा, उसे क्या बोलते हैं? इलिप्स होता है। तो ये जो डायग्राम दी है वो क्या है? इलिप्स की डायग्राम है। तो इलिप्स में 2 फोकल पॉइंट रहते हैं, जो फोकल पॉइंट का भी आपकी इलिप्स लॉ में यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी केपलर्स फर्स्ट लॉ देखते हैं। केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो क्या बोल रहा है? जो प्लैनेट है, उस प्लैनेट का क्या रहेगा? जो ऑर्बिट है, ये टोटल ऑर्बिट है, उसका शेप क्या रहेगा? इलिप्स शेप में है। जो इलिप्स का शेप रहता है वैसे शेप में है, और विथ सन इज वन ऑफ द फोकाई। तो इलिप्स में 2 फोकाई रहते हैं और उसने क्या बोला है? वन ऑफ द फोकाई क्या रहेगा? सन रहेगा। तो ये हमारा सिंपल केपलर्स फर्स्ट लॉ है। तो हमें फिगर में दिख रहा है कि यहाँ एक प्लैनेट है। ये प्लैनेट क्या है? प्लैनेट कैसे घूम रहे हैं? इन इलिप्स शेप में घूम रहे हैं। तो ये शेप कौन सा है? इलिप्स शेप है। और उसके बीच में एक सन है, वो सन क्या है? ये वन ऑफ द एट फोकाई पॉइंट के, इलिप्स के फोकाई पॉइंट पे है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लॉ हमें क्या दिया है? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जो लाइन जॉइनिंग बिटवीन किसमें? प्लैनेट एंड सन। प्लैनेट और सन के बीच में एक लाइन है, और वो लाइन क्या है? वो लाइन जो है उसका क्या है? जो डिवाइड स्वीप्स किस में होता है? इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम में होता है, ठीक है। अभी डायग्राम में देखते हैं तो आपको दिख रहा है डायग्राम, यहाँ एक प्लैनेट है, यहाँ एक प्लैनेट है, यहाँ प्लैनेट है, यहाँ प्लैनेट है। अभी इसको और इसको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। अभी प्लैनेट ये यहाँ दिख रहा है और ये यहाँ से
इसका ए से बी को जाने को उसको 1 ईयर लगा। मान लीजिए ए से बी को जाने के लिए उसके 1 ईयर लगा, वैसे ही सी को डी को जाने के लिए 1 ईयर लगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चाहिए। अभी ये इक्वल, इसका 1 ईयर है, इसका 1 ईयर लगा ए टू बी के लिए जाने के लिए और सी को डी को जाने के लिए। तो अभी जो क्या रहेगा, सन्स ए एस बी जो दिया है डायग्राम में, ए एस बी जो ये एरिया रहेगा इज इक्वल टू क्या रहेगा, एरिया सी एस डी। इस दोनों का एरिया सेम रहेगा, ये हमें लॉ में बताया है। ठीक है, क्या दिया है, और वही सेम थर्ड के लिए भी बोल सकते हैं। थर्ड इलिप्स जो रहेगा ई से स्टार्ट हो रहा है, एफ पे एंड हो रहा है, तो इसका टाइम इंटरवल 1 ईयर है, तो सेम ईयर लेना है हमें। जो एरिया रहेगा, ए थर्ड एरिया, सेकंड एरिया और फर्स्ट एरिया सेम ही रहेगा उसका, क्योंकि उसका टाइम जो रहेगा 1 ईयर सबके लिए रहेगा, सेम रहेगा, तो उसका एरिया, वो एरिया भी जो कवर हो रहा है वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अभी देखते हैं केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ में क्या दिया है, स्क्वेयर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो हमें पता है, मान लीजिए एक आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर बोल सकते हैं। और जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होने के लिए जो पीरियड लगता है उसे टी से डिनोट किया है। तो उसने क्या बोला है, स्क्वेयर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब टी का हमें क्या करना है, स्क्वेयर करना है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमें क्या बताना है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर क्यूब मतलब क्या, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस कितना है, आर है, और उसका क्या करना है, हमें क्यूब करना है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आया यहाँ। और उसके बाद इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, और उसे हम के से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होगा थर्ड लॉ ऑफ केप्लर्स। तो हमें इस जो केप्लर्स ने 3 लॉ जो किए हैं, उसने कुछ सिंपली स्टडी पोजीशन ऑफ प्लैनेट जो है उसको ऑब्जर्व किया है उसने। बस पोजीशन ऑफ प्लैनेट जो रहे उसको ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा स्टडी किया और उसने लॉ दिया है। लेकिन उसने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि ये प्लैनेट्स ये लॉ क्यों ओबे करते हैं, ये जो लॉ ओबे कर रहे हैं वो प्लैनेट्स क्यों करते हैं, उसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इसके बाद न्यूटन ने ये सभी लॉ स्टडी किए। उसके बाद न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स का डिस्कवरी किया, और थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन में ये लॉ को मॉडिफाई करके उसने अच्छे से बताया है। ठीक है, उसके बाद हमारे बुक में एक क्वेश्चन दिया है, इफ द एरिया ऑफ ई एस एफ इन डायग्राम। तो ये डायग्राम में जो ई एस एफ यहाँ से जो एरिया है इज इक्वल टू ए एस बी है, तो दिया है विल यू इन्फेयर अबाउट ई एफ। तो ई एफ के बारे में आप क्या बता सकते हैं, ऐसे बोला है। तो हमें पता है ये 2 एरिया है, तो ये 2 एरिया का एरिया सेम रहेगा, तो उनका टाइम भी सेम रहेगा। मतलब ए से बी को जाने के लिए जितना टाइम लगा होगा उतना ही टाइम ई को एफ को जाने के लिए टाइम लगा। तो ए टू बी के लिए जो प्लैनेट में जो टाइम लगा है वही टाइम उसको ई टू एफ में टाइम लगेगा, ड्यू टू केप्लर्स कौन सा लॉ, सेकंड लॉ। ठीक है, तो ये हमने देखा केप्लर्स लॉ। अभी देखते हैं इस आज के लेक्चर में क्वेश्चन बैंक क्या आ सकता है। तो क्वेश्चन बैंक सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज ग्रेविटेशन एंड गिव एग्जांपल। ग्रेविटेशन क्या रहेगा, हमने अभी पढ़ा है, और कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, एप्पल ट्री वगैरह दे सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन सेंट्रीपिटल फोर्स विथ एग्जांपल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता ही चला होगा अभी कैसे क्या है, और एग्जांपल कौन सा भी दे सकते हैं आप। बुक में अभी दिया था स्टोन वाला जो हमने टाई किया था, तो एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन 3 लॉज गिवन बाय केप्लर। तो 3 लॉज हमें आपको स्टेट करना है, उसके डायग्राम बनाना है। डायग्राम में हमें बताना है कि कैसे कैसे कौन सा एरिया इक्वल रहता है, कैसा ओबे होता है वो लॉ।
तो हम अच्छे से वो डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।